हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। रखा गया है ये इनकी जो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी अर्थव्यवस्थाओं की, उनकी सिमिलैरिटी के आधार पर रखा गया है। केवल ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डाइवर्जेंट इकोनॉमी है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक आपस में सेम नहीं है। अब इसमें जो इसका जो मैंडेट है वो कैसे ये लोग वर्क करते हैं G20, इन्होंने एक शेरपा ट्रैक है, एक है फाइनेंस ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में जो सबसे पहले इसका जो ओरिजिन था उसमें फाइनेंस ट्रैक ही था, और इसमें सारे देशों के जो सेंट्रल बैंक है उनके गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स आपस में बैठकर इन फाइनेंशियल इश्यूज पर चर्चा करते हैं और कहाँ डेटा गैप है उसको कैसे फुलफिल करना है उस पर इनकी नेगोशिएशंस एंड राउंड्स ऑफ मीटिंग्स होते हैं। 98 के बाद 2008 के बाद इन्होंने शेरपा ट्रैक को भी इंक्लूड किया, और ये जो G20 की जो समिट थी वो हेड्स ऑफ नेशंस तक एक्सपेंड कर दी गई कि केवल इसमें अब राष्ट्रों के जो बैंक्स हैं उनके गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स ही नहीं रहेंगे बल्कि हेड्स ऑफ द नेशंस भी शामिल होंगे। तो शेरपा ट्रैक जो है जो रियल सेक्टर यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ पर अपने नेगोशिएशंस करता है, राउंड्स ऑफ मीटिंग लेता है, और बाकी जो गवर्नर्स हैं फाइनेंस मिनिस्टर है ये फाइनेंस ट्रैक के तहत काम करते हैं। तो ये तो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर और थ्योरी। अब आइए अब ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ G20 नेशंस, ये सारे जो ग्रुप ऑफ 20 नेशंस हैं इनकी इकोनॉमिक पावर के तभी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ये माना गया कि वो इतने एडवांस है। इसी तरीके से जो इमेज नेट है वो एक ऑब्जेक्ट बेस्ड रिकॉग्निशन सिस्टम को डेवलप किया गया कि कैसे किसी चीज को देखिए, जैसे ह्यूमन है ना एकदम रिकॉग्नाइज कर लेता है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। एआई इज डूइंग नाउ, ठीक है, आप शायद वैसे ना जानते हो लेकिन आप उसको यूज कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि मीम्स वगैरह पे लिखा हुआ कि मैथमेटिक्स हम कहाँ यूज कर रहे हैं, साइन कॉस हम कहाँ यूज कर रहे हैं, लेकिन हम उसे यूज कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे। सो रोबोटिक्स में यूज हो रहा है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में यूज हो रहा है, स्मार्ट असिस्टेंट में, हेल्थ केयर में, ऑटोमेटेड में, वर्चुअल बुकिंग में, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में एंड मार्केटिंग चैटबॉट्स। सो रोबोटिक्स में आते हैं सबसे पहले। तो रोबोटिक्स में जो सोफिया है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि और कई सारी जगह पे जो रोबोट्स हैं वो यूज किए जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। जैसे इसमें है कि जापानीज स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाने में, या ह्यूमन ये जो वाइट में है ये है, इस रोबोट का नाम है आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत ढेर सारी जो ट्रांसबाउंडरी इश्यूज होते हैं कि पानी को लेके, है ना, क्योंकि जो हमारी जितनी भी रिवर्स वगैरह हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्रॉस कर रही है, ठीक है, ऐसी बहुत ढेर सारे जो हमारे रिवर्स वगैरह, लेक्स वगैरह हैं, जब वो अलग अलग कंट्रीज के एरिया को करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसबाउंडरी इश्यूज हो जाता है, जीवन पाया जाता है। ये आप सभी लोगों ने सुना है कि लाइफ इज ऑन अर्थ, तो द अर्थ इज व्हाट वी ऑल हैव, एक अर्थ ही है। जनसंख्या जो बढ़ता जब जनसंख्या थी वो देश के लिए घातक होती जा रही थी, इसलिए परिवार नियोजन के जितने भी हमारे रूल्स रेगुलेशन हैं, जितनी भी उनकी व्यवस्थाएं हैं, ये छठी पंचवर्षीय योजना में हमने इस लक्ष्य को निर्धारित किया कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो इस स्तर पर नियंत्रित रहे कि यह कहीं न कहीं जनसंख्या विस्फोट के रूप में हमारे सामने न आ सके। जो करप्शन होता था, बीच के जितने भी हमारे बैरियर्स थे वो इस सरकार ने हटा दिए। इसके अलावा कृषि सम्मान निधि हमारे किसानों को हर 6 महीने में 2000 रुपये सरकार दे रही है कृषि सम्मान निधि के रूप में। और इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण नारा लोकल, वोकल फॉर लोकल, कि अपने जो क्षेत्रीय उत्पाद हैं इनको कैसे हम लोग बढ़ावा दे सकें। अभी आप देखना कि पहले से हम जब डुबके खाते सहयोग से, हम सब और आपके सहयोग से ये यात्रा और खूबसूरती से आगे बढ़े चलेगी, और निश्चित तौर पर हम अधिकांश क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होंगे और विकसित राष्ट्र के श्रेणी में पहुंचेंगे। शुक्रिया।
बहुत ही ज्ञानवर्धक डॉक्टर जगदीश का व्याख्यान था और ये बहुत ही इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल के दौरान इतना कॉन्क्रीट आपके लिए कंटेंट प्रस्तुत किया है आत्मनिर्भर भारत की ओर। मैं वाकई हतप्रभ रह गई कि बहुत ही कंसाइज्ड वे में इन्होंने प्रस्तुति दी है कि किस प्रकार भारत पंचवर्षीय योजनाओं में अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को रखता हुआ उनकी ओर बढ़ता हुआ 1990 में से अर्ध खुली अर्थव्यवस्था से 1990 में खुली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा और हमने बहुत सारे देशों के साथ विकास के अवसरों को प्राप्त किया, उन्नति अर्जित की। लेकिन इस दौरान जब हम समस्त देशों के साथ जुड़ जाते हैं, अर्थव्यवस्था को ओपन करने का अर्थ है कि हम जो नागरिकों का, सामानों का, सेवाओं का एक दूसरे देशों के साथ इंटरलिंकिंग मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज होने लगता है, संसाधनों का आवागमन होने लगता है। लेकिन इस बीच इनमें जहाँ पर अवसर हैं वहाँ पर इसके क्या कहना चाहिए, समस्याएं भी हैं, संकट भी है। क्योंकि अगर एक देश में संकट आता है तो उससे आपकी अर्थव्यवस्था बच नहीं सकती। इस आत्मनिर्भरता का अर्थ यही है कि विकास के इस दौर में जहां हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी तरह से अन्य देशों के साथ इंटीग्रेटेड हो चुकी है, ऐसी स्थिति में जब भी किसी अन्य देश में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आई, चाइना से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई, कहीं ऑयल शॉक होता है तो कहीं अफगानिस्तान में भूकंप आता है, इन शॉक्स के मध्य हमने इतनी रेजिलियंस डेवलप कर ली है अब, जबकि हम बहुत पिछड़े हुए देश से अग्रणी देशों की श्रेणी में खड़े हुए हैं, कि इन शॉक्स को झेलने की हमारे अंदर क्षमता आ गई है। हम मजबूत किसे कहते हैं? आयरन लेडी कौन होती? मजबूत इंसान कौन होता है? जो अपने ऊपर आई विपत्तियों को, मार को झेल सके। क्योंकि हर व्यक्ति तो सोल्जर नहीं बन पाता ना, हम और आप तो सोल्जर नहीं बन सकते। आर्मी में कौन जाता है? जो बहुत मजबूत होता है। तो आत्मनिर्भरता का अर्थ ये है कि भारत अब अंदर से काफ़ी मजबूत हो चुका है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है तेज़ी से, इस मुद्दे पर हम बहुत गंभीरता से नहीं सोचते हैं। तो जहाँ विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में तो हमने बहुत अभूतपूर्व प्रगति की है, अंतरिक्ष में हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम हुआ है, वहीं हम मानवीय संसाधन जो आप सब हैं उनके विकास में अभी हम काफ़ी पीछे हैं। क्योंकि जो इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी ओर हम ध्यान नहीं देते। जनसंख्या एक फ्लोटिंग वेरिएबल है, आखिर कितने लोगों का विकास है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो जो रिसोर्सेस होते हैं ना, बहुत थिनली स्प्रेड होते जाते हैं। तो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को या पूरी तरह से विकसित देशों की श्रेणी में खड़े होने के बीच हमारे पास बस यहीं पे एक कमी रह रही है कि किस तरह से हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाएँ, जिससे जो रिसोर्सेज हैं जो बहुत कम मात्रा में लोगों को तक पहुंच पाते हैं वो थोड़ा सा थिक हो जाएं। यदि यहाँ तक हम पहुँच गए, अगर हमने इस क्षेत्र पर विजय पा ली, तो निश्चित ही रूप से भारत विकसित देशों की श्रेणी में आगे 20 सालों के अंदर अपने आप को खड़ा पाएगा। और हमें सुरक्षा परिषद की जो अगर वहाँ पर स्थायी मेंबरशिप मिल गई तो फिर इससे बड़ी उपलब्धि भारत के लिए कोई नहीं होगी। तो इस बार के जो G20 की जो मुहिम है वो भारत इसी क्षेत्र, मतलब यही इसका मेन टारगेट है कि हम अपनी ऐसी भूमिका इसमें रख सकें इस बार की मीट में कि इस लक्ष्य को पास आत्मनिर्भरता के साथ हमें सुरक्षा परिषद में अपनी सदस्यता को भी सिक्योर करना है। थैंक यू डॉक्टर जगदीश। मुझे लगता है मैं ज़्यादा बोल गई क्योंकि आपने पंचवर्षीय योजना का मुद्दा लिया और चूंकि मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो वो स्वतः चीज़ें निकलने लगती हैं ना। आत्मनिर्भरता और स्वतः दोनों शब्द आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, कल का जो आपका टॉपिक है आप लोग मिस मत करिएगा, है ना। हर दिन अलग अलग मत आइए, खूब सारे बच्चे आइए। कल का आपका टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हायर एजुकेशन, अर्थात उच्च शिक्षा में ये जो आपकी सूचना क्रांति है, मैं भूल गई, सूचना एवं प्रसारण जो तकनीक है उसका कितना प्रयोग हो रहा है, कहाँ तक पहुँच चुकी है। और दूसरा आपका विषय है जो आप लोगों से संबंधित है, महिला सशक्तिकरण। सूचना क्रांति पे डॉक्टर तारा भट्ट मैम आपके सामने अपना व्याख्यान देंगी और महिला सशक्तिकरण पर डॉक्टर ममता गौड़ आपको बताएंगे कि हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं और कहाँ तक जाना बाकी है। ठीक है, आप लोग अवश्य आइएगा कल, स्वागत है आपका।
मैंने आपको कई एग्जांपल्स दिए कि क्या एडवांटेजेस है। इट एनहांसेस द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को बहुत बढ़ा देता है। केवल क्लास में चॉक और डस्टर पढ़ाने के बजाय आपको हम डायग्राम दिखाएं, हम आपको पिक्चर दिखाएं, हम आपको वीडियो दिखाएं, हम आपको ग्राफ दिखाएं, तो ये सारी चीजें दिखा के आपका कम्युनिकेशन का मोड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर कॉस्ट एफिशिएंट क्यों है, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे जिस समय कोविड था उस समय आप सब लोगों ने घर में बैठ के पढ़ाई की ऑनलाइन माध्यम से, तो उसमें क्या था, देखो आपके आने जाने का खर्चा बच गया। अगर वो कोई जैसे कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम की टेक्निक बहुत चली थी, जितने भी कंपनीज थे उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दे दी थी। तो देखो, और कई लोगों ने अपनी कंपनीज बंद कर दी थी, तो देखो उतने बड़े सिस्टम का किराया खत्म हुआ। जो आप एक एक व्यक्ति को बैठने के लिए कैबिन देते हैं उसका खर्चा खत्म हुआ। टेबल नाउ नेक्स्ट वी कम टू दिस डिजिटल इंडिया। ये डिजिटल इंडिया में इंडिया ने किन किन फील्ड्स में अपनी डिजिटलाइजेशन को यूज किया है, तो ये इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, डिफेंस, एग्रीकल्चर, तो ये सारे सेक्टर्स दिखाए हैं किस किस चीज में क्या क्या चीजें हमारी डिजिटलाइज्ड हो गई हैं। नाउ डिजिटल इंडिया, ग्लोबलाइज्ड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, ठीक है। तो सबसे पहले वीमेन एम्पावरमेंट है क्या, पति ही स्टेट ऑफ माइंड है। आप किसी के ड्रेसिंग तो हम लोग तो उसको बना ही रहे हैं, तो आप लोगों को देखना है, सीखना है, समझना है। और कल हो सकता है कल हम जब कोई और लेक्चर सीरीज करें, आप लोगों में से भी कोई प्रेजेंटेशन दे सकता है। आप गाइड ले सकते हैं अपने सर से, मैडम से, कि हम कैसे इसको हम भी इस टॉपिक पर करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करेंगे, तो ये भी आपको अवसर मिलेगा, ठीक है। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे जो जितने भी जिन्होंने यहाँ पर लेक्चर दिए हैं, काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं। डॉक्टर ममता मैडम ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, यहाँ पर मुझे अच्छा लगा। काफ़ी संविधान की जानकारी और महिला जो सशक्तिकरण है उस पर काफ़ी उन्होंने अनुच्छेद धाराओं का उल्लेख किया। ये आप लोगों को सीखने की बात है। ऐसे तारा भट्ट मैडम ने इन्फॉर्म